Hello, very good evening to all. It's Ravi here. Welcome back on your official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे स्वागत करता हूं और आज आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ की क्लास एक बार फिर हम लेकर आए हैं जहां बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर होगा आपका। जी हाँ, दूसरे लेक्चर में हमने कल टाइप्स ऑफ बैंक्स को ख़त्म किया था जिसमें सेंट्रल बैंक हमने छोड़ दिया था। तो आज सेंट्रल बैंक से शुरू करेंगे कि सेंट्रल बैंक आखिर होता क्या है। फिर हम फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे, ई बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग का एडवांटेजेस हम लोगों के लिए क्या है और ई बैंकिंग से बैंक को खुद एडवांटेज क्या है। इसकी बात करने के बाद फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक सेशन में हम कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ट्यून करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इससे पहले कि हम इस सेशन को शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, थर्ड लेसन, थर्ड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेंट्रल बैंक। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या है? तो सेंट्रल बैंक को हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। ओके, द सेंट्रल बैंक supervise, control and regulates the all activities of all commercial banks of the country। सेंट्रल बैंक किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है वो उस देश के जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन पे कंट्रोल करती है, उसको सुपरवाइज करती है, देखरेख करती है उसको, और उसको रेगुलेट करने का काम करती है, चलाती है। तो ये सबका सब काम करती कौन है? सेंट्रल बैंक करती है। ठीक, आगे क्या बताया गया इसके बारे में? इट्स अल्सो एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट बैंकर, और ये सरकार के बैंक की तरह भी काम करती है। जब सरकार को ज़रूरत होती है लोन की, जब सरकार को ज़रूरत होती है किसी फंड को करने के लिए, मान लीजिए सरकार को ज़रूरत है परिवहन के लिए, सड़क बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ रुपए की, तो वो भी जो है सेंट्रल बैंक से, उस कंट्री के प्रॉपर सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करने का काम करती है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है इसीलिए इसको गवर्नमेंट बैंकर के नाम से भी जाना जाता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री। जिस भी देश का सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश के क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करता है, ठीक है, करेंसी को कंट्रोल करता है, करेंसी इशू करता है। ये सारे काम उस देश के सेंट्रल बैंक के ही होते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे यहाँ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है जो हमारे लिए इन सारे कामों को करता है। तो इसीलिए आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक है ये। दूसरा कि सरकार का बैंक है ये। और तीसरी बात क्या कि ये हमारे जितने भी क्रेडिट पॉलिसीज़ होते हैं, हमारे बैंक रेट कितने होंगे, हमारी मॉनिटरी वैल्यू में जितने भी फैक्टर्स हैं जिनका एक अहम रोल है, बैंक रेट हमारा कितना होगा, सीआरआर कितना होगा, ठीक है, रिजर्व रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, तो ये सारा चीज़ जो है ये डिसाइड करते हैं आरबीआई। ओके, तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक का क्या रोल है ये हमने देख लिया और क्या होता है ये। अब हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके काम क्या क्या हैं। तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उन सबका लगभग यही काम है, जिसमें सबसे पहला है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट जब तक बैंक में नहीं आएगा तब तक बैंक कैसे किसी को लोन प्रोवाइड करवाएगा, कैसे किसी को फंड प्रोवाइड करवाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज द बेसिक ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये बेसिक नीड है किसी भी कॉमर्शियल बैंक के लिए कि वो पब्लिक से पैसे जमा करें, और वो डिपॉजिट्स जो होते हैं वो अलग अलग स्कीम के लिए हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अकाउंट की, तो 3 तरह के अकाउंट जनरली होते हैं। वो होता है हमारा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप इस अमाउंट को जो है किसी खास पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए को, तो इन केस कि अगर आपको वो डिपॉजिट वो अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते विदिन 5 ईयर्स। ठीक, जब 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ इट। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जो सरेंडर वैल्यू बैंक के टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा उसको आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा।
तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो फिक्स डिपॉजिट में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बार बार पैसा जमा करने या निकालने से। आपको एक बार फिक्स डिपॉजिट कर देना है और वो पैसा फिर उसकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको इंटरेस्ट सहित बैंक वापस दे देती है। दूसरा जो है आपका वो टर्म डिपॉजिट है। ठीक, कुछ लोग जो है वो टर्म डिपॉजिट पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस महीने का उनका जो सेविंग है वो 3000 है, तो इस महीने जाके उन्होंने 3000 बैंक में जमा कर दिया। अगले महीने जो उन्होंने सेविंग की वो कुछ बढ़ गया और 4500 हो गया, तो अगले महीने उन्होंने 4500 जमा किया। तो एक निश्चित सीमा के अंदर एक अमाउंट तय कर दी जाती है कि भाई आप यहाँ से लेके इस अमाउंट तक, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए टर्म डिपॉजिट करवाने, तो आपको कहा गया ठीक है आप मैक्सिमम 10,000 तक और उससे कम आपके पास जो भी मंथली सेविंग होंगी वो लेके आप आके जमा कर सकते हैं। तो उस पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, एक बार करते हैं फिर उसके बाद, तो इसीलिए ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है यहाँ से। ठीक, इसमें भी विड्रॉल के लिए सेम फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप बहुत जल्दी विड्रॉ करना चाहें तो यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी किसी खास ड्यूरेशन के लिए होता है। अब जो है वो करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट जनरली कौन खोलते हैं, तो जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग करंट अकाउंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि देयर इज नो लिमिट ऑफ विड्रॉ, देयर इज नो लिमिट ऑफ सेविंग, सॉरी डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ना तो विड्रॉ करने का और ना ही डिपॉजिट करने का कोई लिमिट तय किया गया है, ना कोई अमाउंट की लिमिट है। आप जितना चाहें जब चाहें जमा कर सकते हैं बैंक के वर्किंग टाइम में, और जब चाहें तब आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये खास बात है। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है नहीं होता है, नाम मात्र के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। बैंक केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और वो अगर अभी सेल किया 10 लाख का, तो जरूर किसी ना किसी की नज़र होगी कि उस पैसे को कैसे उड़ाया जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और बैंक में उस पैसे को जमा कर देते हैं, जहाँ उनका पैसा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, बाद में फिर जब ज़रूरत होती है तो वो अपने किसी डेटर्स को, सॉरी क्रेडिटर्स को, जब उन्हें देना होता है, पेमेंट करना होता है, जब होलसेलर आया या डीलर आया कि भाई मेरा पेमेंट करो, तो वो सीधे जाके बैंक में या तो उनको चेक लिख देते हैं या फिर जाके वहाँ से निकाल के विड्रॉ करके फिर उनको दे देते हैं। तो बैंक विद इन इन दोनों के बीच का जो समय है, टाइम है, उसके बीच में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। और इसीलिए बैंक को, चूंकि ये फैसिलिटी बैंक ने दे रखी है उनको कि आप जितनी बार चाहें यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे निकाल भी सकते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जो सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर है वो है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन ये बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं। आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट की तरह नहीं कि जब मन किया तब चले गए, जब मन किया तब निकाल लिए, जब मन किया तब जमा कर दिए। महीने में कुछ खास ड्यूरेशन तय कर दी जाती है कि आप महीने में 10 बार 20 बार ऐसे करके आप निकाल सकते हैं पैसा, और जमा भी कर दिया जाता है कि आप इस सीमा तक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि 5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा आप किसी खास महीने में अमाउंट जमा नहीं कर सकते। तो ये होता है सेविंग अकाउंट का। और फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो मिलता है हमको, वो सेविंग अकाउंट पे ही मिलता है। तो ये 3-4 तरीके जो मैंने बताएं, ये माध्यम है कि हम लोगों के पैसे को बैंक में जमा करें। अब जब लोगों के पैसे को बैंक अपने बैंक में जमा करती है, तो फिर उस पैसे को यूटिलाइज भी करती है और उस पैसे से वो पैसा भी कमाती है। एक कहावत है, बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है, मनी जो है ब्रीड करता है मनी को, है ना, मनी ब्रीड्स मनी, पैसे ही पैसे को जन्म देता है। तो बैंक यही काम करती है। बैंक आपसे डिपॉजिट करवाती है, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, उसी पैसे को वो अगर किसी को कर्ज देना है, किसी को कोई फंड देना है तो देती हैं, और उनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कर्ज वसूलती है, कर्ज भी वसूलती है और इंटरेस्ट भी वसूलती है। तो ये फ़ायदा होता है उनका, ये मार्जिन जो होता है कि आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ले लेती हैं पैसा, और बाद में उसी पैसे को फिर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को लोन प्रोवाइड करवा देती हैं। तो ये जो मार्जिन होता है ये उनका बचत होता है, यहाँ से वो कमाते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन में, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। दूसरा है आपका लेंडिंग ऑफ फंड्स, जिसकी बात अभी अभी हम लोग कर रहे थे। बैंक जब पैसा डिपॉजिट कर लिया, बहुत सारे लोग हैं, किसी ने सेविंग डिपॉजिट कर रखा है, किसी ने टर्म डिपॉजिट कर रखा है, किसी ने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो वो बैंक में कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक पैसा फिक्स्ड होता है। तो बैंक ऐसा नहीं कि उस पैसे को तिजोरी में अलमीरा में रख के कहेगी नहीं आप यहीं रहिए।
बैंक उस पैसे को मार्केट में रन करवाती, गॉट इट, बैंक उस पैसे को मार्केट में रन करवाती है ताकि उस पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और इसीलिए बैंक जो है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लोन लेने वाले, जैसे फार्मर्स को लोन दिया जाता है, एजुकेशन लोन दिया जाता है, तो उनको जब लोन की ज़रूरत होती है तो बैंक के पास आते हैं और बैंक उनसे किसी खास रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे देती है उनको, और फिर वो इंटरेस्ट वहाँ से वसूलती है। तो वही है लेंडिंग ऑफ फंड्स, ये दूसरा काम है इसका। तीसरा है चेक फैसिलिटी। ठीक, बैंक जो है ये चेक प्रोवाइड करवाती है, और चेक जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा बियरर चेक और दूसरा होता है क्रॉस्ड चेक। तो पहले समझ लीजिए कि चेक क्या होता है, फिर मैं बियरर चेक और क्रॉस्ड चेक को समझा दूंगा। तो चेक जो है ये एक, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करने जाएं तो किसी का भी पैसा कोई डिपॉजिट कर सकता है। जैसे आपके अकाउंट में मैं चाहूँ तो मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट में आप चाहें तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विड्रॉल की बात करें तो अगर मैं आपके अकाउंट से पैसा निकालने जाऊँगा तो मैं अनऑथराइज्ड हो जाऊँगा, और हो सकता है कि मुझे पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए। ठीक है, पहले तो मुझे भगाने की कोशिश की जाएगी, अगर मैं फिर भी नहीं हटा वहाँ से तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये क्या है कि ये फाउंडेशन है कि जिसका अकाउंट है वही उस अकाउंट से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये बैंक के रूल्स हैं और ऐसा होता है। लेकिन चेक में क्या है, चेक में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और इससे थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। जैसे मैंने आपके नाम से चेक लिख दिया तो फिर आप चाहें तो जाके उस अकाउंट से पैसे अपना ले सकते हैं, क्योंकि उस पर मेरा सिग्नेचर होगा, उस पर मेरा अकाउंट नंबर होगा, दो दो तीन तीन जगह मेरा सिग्नेचर होगा। एक तरह से वो एक ओथ होता है, वहाँ लिखा होता है कि आप इस बियरर को, ये जो जा रहा है, इसे इतना पैसा प्रोवाइड करें और मेरे अकाउंट से डेबिट करें, नीचे उनका सिग्नेचर होता है। ठीक, तो इसलिए वो पैसा उनको मिल जाता है, और ये जो है आपको थोड़ी सी सुविधा हमको दूसरे के अकाउंट से पैसा लेने में मिल जाती है। ये बिजनेस वर्ग के लोगों के लिए, जो व्यावसायिक समूह के लोग होते हैं उनके लिए, जो लोग बाहर हैं, उनके घर के किसी लोग को कैश की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये ठीक है कि वो चेक लिख देते हैं और लोग अपना गए, फिर वो चेक लेके पैसा लेके वापस चले आए। अब चेक जो दो तरह का होता है जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो पहला चेक जो होता है क्रॉस्ड चेक, इसमें क्या होता है कि दो क्रॉस की लाइन होती है। एक मिनट मैं आपको बताऊं, चेक के कॉर्नर पे कुछ इस तरह से दो क्रॉस खींचे होते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्रॉस्ड चेक का मतलब क्या होता है कि बियरर को कैश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बियरर को कैश नहीं दिया जाएगा, बियरर को अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा। ठीक, अमाउंट उसको कैश में प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। दूसरा जो मैंने बताया कि एक बियरर चेक होता है, तो बियरर चेक की खास बात क्या है कि वो आप भी लेके जाएंगे तो आपको भी पैसा दे देगी बैंक। ठीक है, कोई बच्चा भी लेके जाएगा उसको भी पैसा दे देगी बैंक। तो इसमें एक दिक्कत ये आती है बियरर चेक में कि अगर किसी को गिरा हुआ मिल गया, ठीक है, या आपके हाथ से कहीं गिर गया, किसी ने चुरा लिया, तो वो आसानी से वो अपने पैसे पा सकता है, बैंक से उस पैसे को निकाल सकता है। लेकिन क्रॉस्ड चेक में ये पैसा केवल उसी को मिलेगा जिसके नाम से लिखा गया है और उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा। तो क्रॉस्ड चेक और बियरर चेक को आप लोग जान गए। चेक का एक और काम क्या है कि चेक किसी भी बैंक का हो, आप दूसरे बैंक में चाहें तो वहां जाके आप उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंक के फंक्शन में आती हैं। फोर्थ है हमारा रेमिटेंस ऑफ फंड्स। मान लीजिए कि आप रहते हैं बिहार में और आपका कोई दोस्त है राजस्थान में। आपके किसी दोस्त को, आपका फंड है कोई, और आपके किसी दोस्त को उस फंड की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपने किसी फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और वो मैच्योर हो गया, है ना। कल होके आपके दोस्त को वहाँ ज़रूरत है राजस्थान में, कितने की, 5 लाख रुपए की। तो यहाँ पर तो आप एलिजिबल हैं ही कि आप अपना 5 लाख रुपए निकाल लीजिए, लेकिन आपके दोस्त को वहाँ ज़रूरत है, तो फिर निकाल के फिर उसे वहाँ उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना या भेजना, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे फंड को आप राजस्थान के इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, और कुछ ही कमीशन चार्ज लेके बैंक जो होती है इस काम को आसानी से कर देती है। उसी को रेमिटेंस ऑफ फंड्स के नाम से जाना जाता है। फंड सीधा का सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है आपके दोस्त के अकाउंट में, यहाँ बैठे बैठे। अब बारी आती है एलाइड सर्विसेज की। तो एलाइड सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक के अकाउंट से आपने अपने ईएमआई को, आपके गाड़ी की ईएमआई है, आपके बंगलों की ईएमआई है, आपने उसे लिंक करके रखा है, और जैसे ही महीने की पहली तारीख आती है बैंक से वो पैसा आपका कट जाता है। तो ये अलाइड सर्विसेज हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा है,
तो जो शेयर के जो डिविडेंड होते हैं, जब डिविडेंड आपको मिलना होता है तो सही समय पे आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे पैसा आते रहते हैं, जैसे कॉलेज के स्कॉलरशिप हुए, ठीक है, किसानों के खाते में अभी दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब अलाइड सर्विसेज में आती हैं, जो इनडायरेक्टली बैंक की तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में आपके आ जाती हैं। तो ये सब कमीशन जो आपने रिसीव किया, वो डिविडेंड जो रिसीव किया, वो रेंट पेड किया, EMI पेड किया, इंश्योरेंस पेड किया, इंश्योरेंस भी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो इसके लिए ये सारे फंक्शन जो हैं ये सब बैंक हैं। ये पांचों फंक्शन जो मैंने बताए ये मोटे तौर पे बैंक के हैं और यही हमको पढ़ना था। अब हम बात करें ई बैंकिंग की। ई बैंकिंग का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। वही लिखा है, ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब ऐसी बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज होता है, या ई बैंकिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दस ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स that allows a customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking accounts, applying for loans, paying bills over internet using a PC, mobile phone और PDA, personal digital assistant। समझिए इस चीज को। अब ई बैंकिंग है क्या? तो ई बैंक ऐसा सर्विस है जिसमें कई बैंक, बहुत सारे बैंक और लगभग अब आप कहें तो सारे के सारे बैंक्स ये सुविधा आपको मुहैया करवाते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने हाथ में मोबाइल से या आप अपने पीसी से या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको आप टैब बोलते हैं जनरल भाषा में, उससे आप चाहें तो घर बैठे बैठे कुछ अकाउंट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आप अपने सेविंग्स को चेक कर सकते हैं, किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बिल पे कर सकते हैं, आप अपने पैसे से किसी तरह का रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब के सब आ जाती हैं ई बैंकिंग में। ठीक, अब इसका रेंज कहाँ कहाँ है जो मैंने बताया, इससे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFD। जैसा कि मैंने कहा कि आप बैंक को कुछ खास कमीशन देते हैं तो वो सीधे फंड ट्रांसफर कर देता है आपके दोस्त के अकाउंट में, तो वो हो गया हमारा EFD, इलेक्ट्रॉनिक फंड तुरंत आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, उसके बाद है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो बहुत ही कॉमन हो गया है, सबको ही ATM का यूज़ करते हैं। ATM का यूज़ करते हैं, उसी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम एक कार्ड डालते हैं, उसमें चिप लगी होती है, आपके अकाउंट से वो कार्ड लिंक होता है, जैसे ही आप पैसा निकालते हैं आपके अकाउंट से उतना पैसा जो है डेबिट हो जाता है। तो ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। थर्ड है आपका पॉइंट ऑफ सेल्स POS क्या है? तो मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया, तो आप अपने कार्ड से कहते हैं कि भैया इससे काट लीजिए पैसा। तो POS पे क्या होता है, वो आपके कार्ड को स्वाइप करते हैं, एक मशीन दी गई होती है बैंक की तरफ से उनको, जिसमें वो स्वाइप करते हैं और आपका जो अमाउंट होता है, जितना पैसा आपने वहाँ लिया है, उससे सर्विस ली है, उतना पैसा आपका बैंक से डिडक्ट हो जाता है। तो ये POS है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, वॉलेट है जिसमें पेटीएम हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब बात करें हम इसके बेनिफिट्स की, एडवांटेज की, कि ई बैंकिंग का क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला कि ई बेनिफिट्स का हमारे लिए क्या एडवांटेज है, तो ई बैंकिंग प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनको 24x7, 24 घंटे और 7 दिन, मतलब कि पूरा का पूरा दिन जो है आपके लिए ई बैंकिंग प्रोवाइड होता है। बैंक का एक टाइम टेबल होता है कि आप 10 से 4 के बीच में जाओगे तभी काम होगा, अगर आप इससे पहले या इससे बाद में चाहें तो आपका काम नहीं होगा। तो ई बैंकिंग को इसमें आपको एक आज़ादी मिल जाती है कि आप जब चाहें तब इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन ऑफिसेस और ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिसेस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग या मोबाइल फ़ोन। मैंने अभी कहा कि कुछ अलाइड सर्विसेज होते हैं जिससे आप बैंक से लिंक्ड करके आप अपने रेंट को, आप अपने EMI को, आप अपने मोबाइल रिचार्ज को इजीली घर बैठे बैठे आप अपने ऑफिस में या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो ये एक आसानी हो गई हमारे लिए, एक एडवांटेज हो गया। तीसरा है प्रोवाइड ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अब जो भी हमने रिचार्ज किए हैं, जैसे हमने DTH का रिचार्ज किया, हमने अपने मोबाइल का रिचार्ज किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड की, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का एक लिखित ब्यौरा होता है आपके उस अकाउंट पे। सो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन भी करता है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, आपको अपने पैसे गबन होने का, गायब होने का कोई डर नहीं होता है। फोर्थ है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसको करके कस्टमर्स को ग्रेटर सेटिस्फैक्शन होती है, किन चीज़ों से, तो
अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, इससे आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रिचार्ज कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा हो, जितना चाहे आप उतना का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है कि आप पैसे लेके, हैवी अमाउंट लेके जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगा होता है कि चोर और उचक्के जो हैं वो पूरे सक्रिय होते हैं उस पैसे को साफ करने के लिए, ठीक है, कि आपके जेब से, आपके हाथ से कब पैसे चले जाएंगे कहना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्क भी बहुत कम हो जाता है और आप आसानी से घर बैठे अपना सारा काम कर लेते हैं। बैंक को भी इससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे पहला क्या है, ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिशन एडवांटेज टू बैंक, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। जैसे कोई बैंक है जो किसी खास तरीके का ई बैंकिंग प्रोवाइड करवा रही है, दूसरी तरफ कोई बैंक है जो ई बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो ऐसे में जो बैंक ई बैंकिंग प्रोवाइड करवा रही है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, उसके यहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं अकाउंट खुलवाने और वहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सो इस तरह से बैंक को एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा है ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क, यहाँ पे ब्रांच का लिमिटेड नंबर जो है वो नहीं होता, यहाँ पे अनलिमिटेड वो काम करते हैं, एक नेटवर्क सा बन जाता है लोगों का, जिससे बैंकिंग जो है सुविधापूर्वक आराम से हो जाता है और ब्रांचेस का लफड़ा भी नहीं होता, स्टाफ का लफड़ा भी नहीं होता। थर्ड है आपका कि जो लोड होते हैं ब्रांचेस पे उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, सीबीएस के माध्यम से, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के माध्यम से जो ओवरबर्डन होता है कर्मचारियों से काम करवाने का, बहुत ज़्यादा लोग अगर बैंक में आएंगे तो उतनी ही व्यस्तता बढ़ जाएगी बैंकर्स की, तो इसीलिए काम जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है ई बैंकिंग के माध्यम से। तो ई बैंकिंग का ये एडवांटेज है बैंक के लिए। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के बारे में हम लोग कल भी बात कर रहे थे। इंश्योरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीमा, और लिखा हुआ है लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, जीवन अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट कॉजिंग लॉसेस आर क्वाइट अनसर्टेन। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हमारे लिए ह्यूज लॉसेस का कारण बन सकते हैं और ये भी अनिश्चित हैं, अनसर्टेन हैं। देयर आर रिस्क ऑफ डेथ, ऐसे में मृत्यु का खतरा होता है। एंड डिसेबिलिटी, हम परमानेंट डिसेबल भी हो सकते हैं, हमारे हाथ पैर पूरी तरह से टूट सकते हैं, ठीक, ह्यूमन लाइफ के लिए है। उसके बाद है फायर और बर्गलरी रिस्क होता है प्रॉपर्टी के लिए, आपकी जो संपत्ति है हो सकता है उसकी चोरी हो जाए, हो सकता है उसमें आग लग जाए। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। आप अगर कहीं सामान भेज रहे हैं किसी और कंट्रीज़ में, किसी और स्टेट में, तो वहाँ होता है कि रास्ते में सी में उसमें कोई चोरी हो जाए या फिर लीकेज की वजह से वो सामान आपका डैमेज हो जाए। तो इस तरह के जितने भी रिस्क प्लेस होते हैं, टेक्स प्लेस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे रिस्क जो होते हैं हम बियर ही नहीं कर पाते। अब मान लीजिए किसी कंपनी का वर्थ जो है, उसकी नेटवर्थ जो है 1 करोड़ है और उसने कभी कभी क्या किया कि उसकी कोई ऐसी संपत्ति जल गई जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था, या उसको कोई ऐसा लॉस हो गया जो बहुत ज़्यादा था। तो कभी कभी ये हमारे कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, हम कैपेबल नहीं होते हैं उस मतलब लॉस को बेयर करने के लिए। तो इट इज़ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सच एंड अनसर्टेनिटी, जिस तरह की कुछ अनिश्चितताओं को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट देयर इज अ नीड फॉर इंश्योरेंस। तो हमें ज़रूरत होती है इंश्योरेंस की, बीमा की। सो हम इंश्योरेंस को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि इंश्योरेंस इज दस ए डिवाइस, एक उपकरण है जिसके माध्यम से बाई विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाई एन अनसर्टेन इवेंट, जो लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, उसे बहुत हद तक कम कर दिया जा सकता है, जो किसी फेनोमेना के माध्यम से, जो किसी इवेंट के माध्यम से, एक्सीडेंट के माध्यम से होना है। तो आज की क्लास में इतना ही। होप कि आपको पूरा क्लास समझ में आया हो। अगर नहीं आता है समझ में तो दोबारा से वीडियो प्ले कीजिए, होप कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा नोट्स आपको मिले और ज़्यादा कंटेंट मिले, तो आपको लेट्स लर्न कॉमर्स टाइप करना है जाके टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, और जो ग्रुप आएगा उसे ज्वाइन कर लेना है। फिर वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने क्वेरी करेंगे, आपको जल्द ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।